अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हमारा ज़्यादातर कंसर्न किसके साथ था? डायरेक्ट करंट के साथ, जिसे हम डीसी भी कहते हैं। ये करंट क्या होता है? जिसमें चार्जेस बैटरी के एक टर्मिनल से इमिट होकर दूसरे टर्मिनल में अट्रैक्ट भी होते हैं। जैसे कि बैटरीज की एग्जांपल है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हुए किसी लोड से गुजरते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसीडर करते हैं, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। सो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या हैं? इसमें हैं बैटरीज, इसमें हैं थर्मोकपल्स, सोलर सेल्स और इसके अलावा जनरेटर्स। डीसी जनरेटर की बात हो रही है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जिसमें चार्जेस एक्चुअली किसी डायरेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं करते, चार्जेस अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। जैसे कि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के केस में देखा था कि चार्जेस अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। जनरेटर का एक टर्मिनल कभी पॉजिटिव बनता है, कभी नेगेटिव बनता है, दूसरा टर्मिनल कभी नेगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में बैटरी के टर्मिनल्स की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते। इस केस में एक वायर को लाइव वायर कहा जाता है और दूसरी वायर को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है। हमारे घर में जितने डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं, फैन, फ्रिजेस वगैरह, वो सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें एक रेक्टिफायर सर्किट लगा के उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील कर दिया जाता है, ताकि बैटरीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की जा सके और बैटरीज फिर आगे इन डिजिटल सर्किट्स को डीसी सप्लाई करती हैं। सो अब हम ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और पहली हेडिंग भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है जिसको हमने डिस्कस करना है। लेट्स से एक साइन वेव अप्लाइड है किसी लोड के अक्रॉस, और साइन वेव इस तरह से होती है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम और वाई एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो एक वेव के कंप्लीट होने के टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है, और यहां तक जो टाइम है वो हाफ ऑफ टाइम पीरियड होता है, और ये वैल्यू 0 की है। सो अगर हम टाइम इंटरवल कंसीडर करें 0 से लेके t/2 तक, तो अगर हम A और B दो टर्मिनल्स कंसीडर कर रहे हैं तो A टर्मिनल पॉजिटिव और B टर्मिनल नेगेटिव रहे इस टाइम इंटरवल में, और उसके बाद जब टाइम इंटरवल आए t/2 टू t, तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाए और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए। तो इस तरह की सप्लाई को हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वेव के एक लूप के कंप्लीट होने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, और अगर हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसकी एक वेव गुजरने का टाइम 0.02 सेकेंड होता है। स्कूल फिजिक्स में हम फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम पीरियड रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन क्या लिखा जाता था? F इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो अगर टाइम पीरियड की वैल्यू 0.02 सेकेंड है, सो हम इसे यहां पे पुट कर देते हैं 0.02 सेकेंड। ये बन जाएगा 100/2 एंड 1 सेकेंड, दैट मीन्स 50 पर सेकेंड, और पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। इसका मतलब है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में एक सेकेंड में एक पॉइंट से इस तरह की 50 वेव्स पास करती हैं, और एक वेव पास करते हुए
0.02 सेकेंड का टाइम लगता है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जो आउटपुट है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, उसका एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। अब हमें यही इंड्यूस होने वाली EMF आउटपुट के ऊपर मिलती है, इसलिए हम इस EMF को वोल्टेज V लिखते हैं और E नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम V नॉट लिखते हैं और साथ एक्सप्रेशन होता है साइन थीटा का। दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक ऐसा सोर्स है जो अपने टर्मिनल्स पे आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी को रिवर्स करता रहता है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एक AC सोर्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का सिंबल लिखें तो उसका सिंबल ये होता है, एक साइन वेव बनाई जाती है सर्कल में एनक्लोज करते हुए। अगर हम ये बात कहें कि ये एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है और ये किसी लोड के क्रॉस कनेक्टेड है इस तरह से, तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इस लोड के ऊपर अप्लाई होने वाली जो वेव है वो कुछ इस तरह से है कि वो साइन वेव बना रही है, तो टाइम पीरियड t का हाफ t/2 होगा और इनिशियल टाइम 0 होगा। अब अगर हम बात करें टाइम इंटरवल 0 से लेके t/2 तक, तो इस ग्राफ के अंदर ये वाला हाफ इस दौरान जनरेट होगा और टाइम इंटरवल क्या है 0 से लेके t/2। इस दौरान जो हमारी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम कंपैरिजन के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है और एक टर्मिनल नेगेटिव है। इस दौरान जो करंट ये सप्लाई करेगा वो करंट इस डायरेक्शन में होगा और यहां पे भी सप्लाइड करंट अगर ड्रॉ किया जाए तो वो इस डायरेक्शन में होगा। रेजिस्टर के अक्रॉस जो कन्वेंशनल चार्जेस हैं वो इस इंटरवल में डाउनवर्ड फ्लो करेंगे, लेकिन अगर अब हम टाइम इंटरवल की बात करें t/2 से लेके t तक, तो इस वक्त ये जो ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस टाइम, इसमें ये वाली सेकंड लूप अपेयर हो रही होगी t/2 से लेके t तक की। तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ये इस तरह से बिहेव करेगी कि इसका जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा और जो पहले नेगेटिव था वो टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब है ये इस तरह से बिहेव करेगी कि एक बैटरी मौजूद है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल अब डाउनवर्ड है। दैट मींस सप्लाई ने अपनी पोलैरिटी रिवर्स कर ली है, इसलिए अगर ये रेजिस्टेंस R है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पहले की निस्बत ऑपोजिट हो जाएगी। पहले अगर क्लॉकवाइज था तो अब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो कन्वेंशनल चार्जेस हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। सो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ने हाफ ऑफ टाइम पीरियड के बाद अपनी पोलैरिटी रिवर्स की। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे जब नेक्स्ट वेव आएगी तो ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो बार बार ये जो पोलैरिटी है रिवर्स होती जाएगी। एक सेकंड में एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव पोलैरिटी बनती है और 50 सेकंड में 50 दफा पॉजिटिव और 50 दफा नेगेटिव पोलैरिटी अपेयर होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम उस एक्सप्रेशन पे आते हैं जो कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्रेशन है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। ये एक्सप्रेशन कहां से आया, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है एंड टाइम रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके यूनिट्स की बात करें तो जो ओमेगा के ऐसा यूनिट्स हैं वो होते हैं रेडियन पर सेकेंड। सो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करने के बाद थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल आ जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से इक्वेशन इस तरह लिखी जा सकती है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ओमेगा थीटा बाय टी के इक्वल होता है, अगर एक रोटेशन की बात की जाए तो फिर ये एंगल 2 पाई रेडियन और टाइम पीरियड कहलाता है। इसलिए इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, जहां पे कैपिटल टी टाइम पीरियड है और जो स्मॉल टी है वो किसी गिवन इंस्टेंट का टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वेव का टाइम पीरियड कहा जाए कि 0.02 सेकंड है, जैसे कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं 0.005 सेकंड के ऊपर इस वोल्टेज की वैल्यू क्या है। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि चूंकि फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, इस वजह से ओमेगा का एक्सप्रेशन 2 पाई इंटू 1 बाय टी या फिर 2 पाई एफ भी लिखा जाता है। इसलिए एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई एफ टी भी लिखा जा सकता है। किसी भी एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हमने वो मैकेनिज्म पढ़ा जिससे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की साइन वेव जनरेट होती है, लेकिन अब हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो एक्सप्रेशन यूज किया जाएगा वो होगा v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से कि ये टाइम एक्सिस है, ये वोल्टेज एक्सिस है, यहां पे वोल्टेज की वैल्यू 0 है, इधर मैक्सिमम वैल्यू है v नॉट और यहां मिनिमम वैल्यू है माइनस v नॉट। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे कहा जाए कि इस पॉइंट तक वेव अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर रही है, इस पॉइंट का टाइम पीरियड t लिखा जाए, तो मिड पॉइंट का क्या होगा t बाय 2, और उससे भी मिड पॉइंट पे कितना होगा, वो होगा t बाय 4, और यहां पे कितना होगा, देखिए यहां पे t बाय 4 है, यहां पे 2t बाय 4 दैट मींस t बाय 2, और यहां पे क्या आएगा 3t बाय 4। तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख लेंगे कि यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू 3t बाय 4 है। अब ये टाइम की वैल्यूज 0 स्टार्टिंग पे, उसके बाद t बाय 4, फिर उसके बाद t बाय 2, उसके बाद 3t बाय 4, और उसके बाद t की वैल्यू इस जगह के ऊपर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। तो सबसे पहले v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा v नॉट साइन ऑफ 0 रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है 2 पाई के साथ, पाई आपने यहां पे लिखना है, तो कैलकुलेटर के मॉड के ऊपर डिग्री के बजाय रेडियन का सेट होना बहुत लाजमी है, वरना आंसर्स गलत आएंगे। सो साइन 0 रेडियन 0 ही होता है, इसलिए इस वक्त पोटेंशियल की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो 0 होगी। सो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर डॉट प्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब हम t बाय 4 का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, v नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी की जगह पे क्या लिखा जाएगा t बाय 4। इससे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट, t से कैंसिल आउट होगा, 2 4 से कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन बनेगा साइन ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। और डियर स्टूडेंट्स, साइन पाई बाय 2 का मतलब है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1 होता है और v नॉट से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्सप्रेशन आएगा v नॉट। सो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ये लिखी जाएगी। इसके बाद बारी है t बाय 2 की। सो t बाय 2 के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो एक्सप्रेशन क्या बनता है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय टी और स्मॉल t की जगह पे t बाय 2। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं और एक्सप्रेशन बन जाता है v इज इक्वल टू v नॉट साइन पाई। पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। सो एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा और इस इंस्टेंट पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 0 होगी। फिर हम यहाँ पे 3t बाय 4 पुट करते हैं, एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय टी इंटू 3t बाय 4। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 2 बचेगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट साइन 3 पाई बाय 2। डियर स्टूडेंट्स,
3 π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री और साइन 270 डिग्री -1 होता है, सो एक्सप्रेशन होगा -v0। इस वक्त जो वैल्यू है 3t/4 के ऊपर वो यहां पे आएगी इस -v0 के सामने। सो डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। एक्सप्रेशन होगा v इज इक्वल टू v0 साइन 2 π/t इंटू t। सो टाइम पीरियड कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन होगा v इज इक्वल टू v0 साइन ऑफ 2π। साइन ऑफ 2π अगेन 0 होता है, सो एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे वेव इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन अगर हम दरमियान वाली कोई वैल्यू डिस्कस करें, लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां वाली वैल्यू डिस्कस करता हूं, यहां पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है t/4 का भी हाफ, t/8। सो अगर तो यहां से आंसर साइन थीटा का 0.5 आया तो सेम फिर यहां पे यही वेव बनेगी जिसे हम साटूथ वेव भी कहते हैं, और ये इस तरीके से एजेस बना रही होगी जैसे कि यहां पे बन रहे हैं। लेकिन अगर इसका आंसर t/8 पुट करने से 0.7 आया तो फिर वेव इस तरह से नहीं बनेगी, फिर वेव इस तरह से बनेगी, ये वेव बनेगी, साइन वेव कहते हैं जिसे हम। तो जरा टेस्ट कर लेते हैं यहां पे। अगर स्मॉल t की वैल्यू t/8 है तो उस वक्त v इज इक्वल टू v0 साइन 2 π/d इंटू स्मॉल t, दैट मीन्स t/8 को अगर सॉल्व किया जाए तो t से कैंसिल आउट होगा, 2 8 से कैंसिल आउट होके 4 रिमाइंडर देगा, सो एक्सप्रेशन बन जाएगा v0 साइन π/4। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 45 डिग्री का आंसर कितना होता है, वो होता है 1/√2। दैट मीन्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो बनेगी v0/√2। फर्दर ये v0/1.414 बनती है, या फिर 0.707 v0 इसकी वैल्यू आती है। सो हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यू 0.5 तो नहीं आ रही, ये वैल्यू तो 0.7 वोल्ट बन रही है। इसलिए जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह से बनना है कि अगर ये टाइम है और ये टाइम पीरियड की वैल्यू है, यहां तक हाफ ऑफ टाइम पीरियड है, दैट मीन्स t/2 पास कर रहा है, इधर तक t/4 है और यहां तक 3t/4 है। इस y एक्सिस के ऊपर वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है, ये 0 है, ये v0 है और ये है -v0। जो हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं वो ये वाले हैं, लेकिन हमें ये बात पता चल गई कि जो वेव बननी है वो साटूथ वेव नहीं बननी, वो साइन वेव बननी है इस तरह से। तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में हमने लॉजिक डिस्कस की थी, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आज हमने इसकी इक्वेशन डिस्कस की है और हमें यह बात पता चली है कि कोई अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो पोटेंशियल बनाता है वो साइन थीटा का फंक्शन होता है। ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट में लिखी है ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, वेयर थीटा इज इक्वल टू 2π बाय टाइम पीरियड इनटू इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये हमने यहाँ पे साइन वेव डिस्कस कर ली। अब हम इस डिस्कशन के रेफरेंस में कुछ और टर्म्स डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहली है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू v0 साइन 2π बाय t इंटू टी, इस एक्सप्रेशन में जो ये वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, क्योंकि हम कोई भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम सब्स्टिट्यूट करके इस पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जबकि ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, 2π वैसे ही एक कांस्टेंट एंगल है। सो इस वजह से ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी at any given instant of time। सो इसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। जो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, इस वक्त इस इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू v0 है,
इस इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू 0.7 वी नॉट है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 0.5 वी नॉट है। सो इस जगह के ऊपर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू माइनस वी नॉट है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है करंट का एक्सप्रेशन ओहम्स लॉ के मुताबिक V ओवर R होता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लें V इंस्टेंटेनियस की जगह पे V नॉट साइन 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t और एक्सप्रेशन को रेजिस्टेंस R से डिवाइड कर लें तो हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन भी मिल जाता है। और ये एक्सप्रेशन क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाय t इंटू स्मॉल t। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी पीक वैल्यू की। सो पीक वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ an alternating quantity in a cycle या loop। So dear students, अगर इस तरीके से यहां पे एक वेव ड्रॉ की गई है, साइन वेव, जिसका ये टाइम पीरियड है और ये पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, यहां पे V नॉट है, इधर 0 है, इधर माइनस V नॉट है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी V नॉट, ये क्या कहलाती है, पीक वैल्यू कहलाती है। सो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक V नॉट पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेजेस है, और ओहम्स लॉ के मुताबिक I नॉट किस तरह से रिलेटेड है इसके साथ, V नॉट बाय R के साथ। तो अगर हम V नॉट को रेजिस्टेंस कनेक्टेड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो मैक्सिमम करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट का आता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग बनेगी पीक टू पीक वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, गिवन डायग्राम के अंदर एक पीक पे पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट है और दूसरी पीक पे इसकी वैल्यू माइनस V नॉट है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट कर लें, V नॉट माइनस V नॉट, तो एक्सप्रेशन बनेगा V नॉट प्लस V नॉट या फिर 2 टाइम्स V नॉट। तो इसके लिए यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में y एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है, जो स्केल के मुताबिक वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करेगा, सो वो पीक वैल्यू का डबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस है वो अराउंड 311 वोल्ट्स होती है, और जो पीक टू पीक वैल्यू है VPP या फिर आप इसे डेल्टा V लिख लीजिए, ये वैल्यू तकरीबन 622 वोल्ट्स के करीब होती है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये रेफरेंस के तौर पे अगले टॉपिक से पहले हेडिंग बना रहा हूं, एवरेज या फिर मीन वैल्यू। ये हेडिंग बुक ने नहीं लिखी क्योंकि अगले टॉपिक में इसका हमने यूज करना है, इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से एक वेव ग्राफ के अंदर प्लॉटेड है जिसमें इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, यहां पे V नॉट है, यहां पे 0 है, यहां पे माइनस V नॉट है और यहां पे 0 है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगली वेव भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चूंकि इस 0 को मैं प्रीवियस जो अभी हमने वेव ड्रॉ की है उसका हिस्सा मान रहे हैं, इसलिए ये 0 पिछली वेव का हिस्सा माना जाएगा, इसको हम डिस्कशन में नहीं लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, ये क्या है, V नॉट 0, माइनस V नॉट और 0। अगर हम इनका एवरेज फाइंड आउट कर लें तो क्या लिखा जाएगा, V नॉट प्लस 0 माइनस V नॉट प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 0। इसका मतलब है किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एवरेज वोल्टेज है वो 0 होता है, और अगर हम एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे V एवरेज डिवाइडेड बाय R, तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा। सो अगर आप किसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ कोई डायरेक्ट करंट वाला वोल्टमीटर या एमीटर कनेक्ट करोगे, वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होगा सप्लाई के साथ, तो उसकी नीडल क्या करेगी, वो अपने सेंट्रल पॉइंट से एक दफा एक्सट्रीम राइट जाएगी, फिर सेंटर पे आएगी, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएगी, फिर सेंटर पे आ जाएगी। ये रोटेशन यहां से इस तरफ, फिर यहां से इस तरफ और यहां से वापस करने में कितना टाइम लगेगा,
0.02 सेकेंड। इसका मतलब है 1 सेकेंड में ये ऑसिलेशंस 50 टाइम्स रिपीट होंगी। सो आप कोई भी डायरेक्ट करंट का ऑपरेटर्स यूज करते हुए ऑल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट टर्म्स को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। नीडल मीन पॉइंट पे या तो ऑसिलेट करती है, या अगर वो बहुत मैसिव है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सिग्मा mr², बहुत लार्ज है तो वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ेगी नहीं, रेस्ट पे रहेगी। सो इस वजह से आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की एवरेज वैल्यू को मेजर करने के लिए डीसी ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमने यूज क्या करना है, उसके लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिवाइस करनी है जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन वेव ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये है टाइम इंटरवल t और ये है पोटेंशियल डिफरेंस v। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात हो रही है। सो अगर हम यहां पे साइन वेव ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो जरा बताइए यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, v0, 0, -v0 और 0। पहले पॉइंट को फिर से शामिल नहीं कर रहे, तो इस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिखी जाएंगी v0, 0, -v0 एंड 0। अगर हमने इनका एवरेज फाइंड आउट किया तो 0 होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी किसी कंटेनर में 0 कही थी और उसके बाद रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट की थी, तो वो 0 नहीं आई थी, क्योंकि स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। हम वही काम यहां पे भी करेंगे। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे स्क्वायर्ड वोल्टेजेस लिखते हैं। वो क्या होंगे, v0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर और -v0 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर। दैट मींस स्क्वायर वोल्टेजेस क्या होंगे, v0 स्क्वायर, 0, v0 स्क्वायर एंड 0। सो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। अब इसका नतीजा क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो ये शेप इख्तियार कर लेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम वैल्यू को, ये क्या है, ये है v0 स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू है v0 स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू है v0 स्क्वायर, और जाहिर बात है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू अभी भी 0 ही मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीन स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर्ड वैल्यूज का एवरेज। सो ये किस तरह से आएगा, v0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस v0 स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4। सो एक्सप्रेशन होगा मीन स्क्वायर वोल्टेजेस का v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर 2 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मीन स्क्वायर्ड वोल्टेजेस हैं उनका एक्सप्रेशन बन जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये जो लाइन होगी ये यहां कहीं लाई करेगी। सो ये मीन स्क्वायर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी जिसकी वैल्यू v0 स्क्वायर बाय 2 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे जो स्क्वायर इन क्वांटिटीज का लिया था, हमने उसका इफेक्ट भी कैंसिल आउट करना है। तो हम इस मीन स्क्वायर वैल्यू का अंडर रूट ले लेते हैं, जिससे ये वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में तब्दील हो जाएगी और एक्सप्रेशन होगा v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि अगर a ओवर b का होल अंडर रूट हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a अंडर रूट ओवर b अंडर रूट। सो इस वजह से ये दोनों क्वांटिटीज अलग-अलग अंडर रूट में आएंगी इस तरह से, और एक्सप्रेशन बन जाएगा VRMS इज इक्वल टू v0 ओवर अंडर रूट 2। सो जब हमने यहाँ पे अंडर रूट इस क्वांटिटी का ले लिया है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे आ जाएगा, लाइन इस पॉइंट पे आ जाएगी। सो वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। दैट मीन्स ये वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो कि v0 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल है। एक्चुअली इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या है, इसमें यह हुआ है कि यहाँ पे जो वेव हमने बनाई थी उस वेव में ये जो नेगेटिव साइकिल था, ये नेगेटिव साइकिल पॉजिटिव साइकिल में तब्दील हुआ, और उसके बाद इसकी एवरेज फाइंड आउट की तो इसका नतीजा ये हुआ कि लाइन यहाँ पे आ गई। ये जो ऊपर पोर्शन कैंसिल आउट हो रहे हैं, कट रहे हैं,
ये इन जगहों पे फिल हो गए, जिसकी वजह से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। सो हमने अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के लिए एक टर्म फाइंड आउट कर ली है जिसकी वैल्यू ओवर द साइकिल कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू ओवर द साइकिल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट करंट में, तो जो डीसी की इफेक्टिव वैल्यू बनती है वो इसी आरएमएस वैल्यू के बराबर होती है। दैट मीन ये जो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, तो ये डीसी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा अगर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को डायरेक्ट वोल्टेजेस में तब्दील कर लें। तो जो भी मशीन रन होगी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करने से, वो उतनी ही एफिशिएंसी दिखाएगी, उतनी ही एनर्जी हमें कन्वर्ट करके देगी जितनी डीसी वैल्यू से मिलनी थी उसी लेवल की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में पीक वैल्यू की बात करते हैं जो 311 वोल्ट है, तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी V0 ओवर अंडर रूट 2, दैट मीन्स 311 वोल्ट ओवर अंडर रूट 2, या फिर 311 वोल्ट ओवर 1.414, दैट मीन्स 0.707 इंटू 311 वोल्ट। तो जो आरएमएस वैल्यू आएगी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेजेस की, वो होगी ऑलमोस्ट 220 वोल्ट्स। सो इसका मतलब है घर में आने वाली जो बिजली है उससे जो हम मशीन ऑपरेट करते हैं वो वही इफेक्ट दिखाती है जो अगर उस मशीन को 220 वोल्ट्स डीसी कनेक्ट कर दिया जाए तो वो इफेक्ट दिखाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो अल्टरनेटिंग वोल्ट मीटर्स या फिर एम मीटर्स डिजाइन करेंगे वो इस तरह से डिजाइन करेंगे कि पहले जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो किसी सर्किट से जो ये कन्वर्जन कर सकता है एसी टू डीसी, जिस सर्किट का नाम क्या है? जिस सर्किट का नाम है रेक्टिफायर सर्किट, जिसकी डिटेल हमारे चैप्टर नंबर 18 में मौजूद है। सो हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को फीड करेंगे किसी रेक्टिफायर सर्किट में और रेक्टिफायर सर्किट उसको डीसी में तब्दील करेगी और डीसी में कन्वर्ट होने के बाद जो वोल्ट मीटर है वो उसकी वैल्यू मेजर करेगा डीसी वाली, और वो किसके बराबर होगी? वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि चूंकि VRMS V0 ओवर अंडर रूट 2 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स VRMS। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि करंट का एक्सप्रेशन V ओवर R होता है, इसलिए अगर हम रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने V रूट मीन स्क्वायर को डिवाइड कर देना है R से। इससे एक्सप्रेशन बनेगा V0 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स R, और हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये I0 के इक्वल मिलेगा। दैट मीन एक्सप्रेशन बन जाएगा I0 ओवर अंडर रूट 2। तो भाई इस एक्सप्रेशन को अगर हम लिख लें तो एक्सप्रेशन क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है I0 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स IRMS। तो जो रिलेशन वोल्टेजेस का है वही रिलेशन करंट्स का भी है, और जाहिर बात है अंडर रूट 2 जो है वो चूंकि 1.414 के बराबर होता है, इसलिए ये एक्सप्रेशंस इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। सो ये थी आज के हमारे टॉपिक की डिटेल। अब हम जरा कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज and peak value of its voltage is 311 volts. What is its instantaneous value at 0.0020 seconds? So V instantaneous is equal to V0 sin theta, और हम ये बात जानते हैं कि थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट किया जा सकता है, 2 पाई एफ टी पुट किया जा सकता है, या फिर 2 पाई बाय टी इंटू टी पुट किया जा सकता है, चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो V इंस्टेंटेनियस का जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो होगा V0 साइन, और थीटा की जगह पे क्या आएगा? 2 पाई एफ टी। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्सप्रेशन बनेगा V इज इक्वल टू 311 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई इंटू 50 इंटू 0.002 सेकेंड्स। सो ये सारे टर्म के यूनिट्स मिला के रेडियंस में आएंगे, और इसका आंसर कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? तकरीबन 183 वोल्ट्स। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट एमसीक्यू है द टाइम पीरियड ऑफ एन एसी साइकिल इज 0.02 सेकेंड। सो ये टाइम पीरियड गिवन है 0.02 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो f इज इक्वल टू 1/0.02 सेकेंड का आंसर भी 50 हर्ट्ज ही होगा। दैट मीन्स वैल्यू वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन थी फ्रीक्वेंसी की, लेकिन हम अब टाइम पीरियड गिवन है तो ये एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, या फिर पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करके ये एक्सप्रेशन भी यूज किया जा सकता है थीटा के लिए। सो इक्वेशन वही है, v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई बाय t इंटू टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, v नॉट कितना है, इट इज 311 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई बाय t, दैट मीन्स 0.02 सेकेंड into time given instant of time 0.0125 सेकेंड। सो इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा ऑलमोस्ट -220 वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ एन एसी साइकिल इज 0.02 seconds and its peak value is 311 volts. What is its instantaneous value at 0.01 seconds? So expression again v is equal to v naught sin 2 pi by t into t ही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, v is equal to 311 volts multiplied by sin 2 pi divided by 0.02 seconds multiplied by 0.017 seconds। सेकेंड कैंसिल आउट होगा, 2 पाई रेडियन यूनिट्स होंगे और जो v का आंसर है वो होगा ऑलमोस्ट -252 वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एन एसी हैज पीक वैल्यू ऑफ 310 वोल्ट्स। व्हाट इज इट्स पीक टू पीक वैल्यू? हम ये बात जानते हैं कि डेल्टा वी का एक्सप्रेशन v नॉट माइनस वी नॉट से v नॉट प्लस वी नॉट, दैट मीन्स 2v नॉट बनता है। सो ये जो पीक टू पीक वोल्टेज है ये होगा 2 times 310 वोल्ट्स, दैट मीन्स 620 वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हैज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। इट इज इट्स। क्या 220 वोल्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की एवरेज वैल्यू है? वो तो नहीं है, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होती है। पीक वैल्यू 311 है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट्स है। सो सी इज आर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स वी आरएमएस है। जब भी कहा जाए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है या ऑल्टरनेटिंग करंट है तो वो उसकी आरएमएस वैल्यू ही होगी। एट 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ 20 ohms. What is the instantaneous value of current? That means हमने IRMS find out करना है passing through it at 0.0135 seconds. Dear students, v का एक्सप्रेशन होता है v नॉट साइन 2 पाई ft। अब फ्रीक्वेंसी वाला एक्सप्रेशन यूज किया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर हम इस इक्वेशन को r से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई ft। सबसे पहले हमें I नॉट चाहिए। I नॉट किसके इक्वल होता है? वो होता है V नॉट ओवर R के इक्वल। तो V नॉट किसके इक्वल होता है? ये √2 टाइम्स VRMS के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि I नॉट क्या बनेगा? वो बनेगा √2 टाइम्स VRMS ओवर R। सो ये एक्सप्रेशन यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्सप्रेशन होगा I इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS ओवर R इंटू साइन 2 पाई ft। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS कितना है? ये है 220 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस है 20 ohms और साइन ऑफ 2 पाई ft है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है और टाइम की वैल्यू कितनी है? वो है 0135 सेकेंड्स। सो यहां पे सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये कैंसिल आउट होगा 11 के साथ। I का एक्सप्रेशन बन जाएगा √2 टाइम्स 11 इंटू साइन 2 और 50 कितने होते हैं? 100। इस एक्सप्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल यहां पे आ जाएगा। तो साइन ऑफ 1.35 पाई हमने फाइंड आउट करना है
कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करने से इसका आंसर होगा -13.86 एम्पियर्स। और इसके करीब तरीन आंसर जो ऑप्शंस में मौजूद है वो है ऑप्शन सी -13.9 एम्पियर। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको आज का टॉपिक और उससे रिलेटेड एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की डिटेल्स डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।